नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.7 दर्ज। बैंकॉक में भारी नुकसान की खबर। पीएम मोदी ने स्थिति पर जताई चिंता, कहा भारत हर संभव मदद देने को तैयार। राज्यसभा में राणा सांगा के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक। भाजपा सांसदों ने कहा देश के हीरो का अपमान करने का किसी को नहीं अधिकार। सपा सांसद से की माफी की मांग। सभापति ने सांसदों से मर्यादित आचरण करने का किया आग्रह। लोकसभा में पाकिस्तान में मानवाधिकारों के हनन पर बोले विदेश मंत्री। कहा पाकिस्तान में मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीति बन गई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिगड़े बोल पर घिरी ममता बनर्जी। भाजपा ने कहा विदेशी धरती पर देश का अपमान निंदनीय। राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट। संभल, मेरठ, प्रयागराज समेत कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा। थाईलैंड और म्यांमार के कई भागों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर 7.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे और जर्मनी के GFZ सेंटर फॉर जियोसाइंस ने कहा है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार था। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, जहां सैकड़ों लोग इमारतों से बाहर निकल आए। बैंकॉक में कई जगहों पर इमारत गिरने की भी खबर है। भूकंप के बाद बैंकॉक में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय के कई भागों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। चीन और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूँ। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना करता हूँ। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों के साथ संपर्क में रहने को कहा है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे अभी तक का अपडेट क्या है, क्योंकि दोनों ही देशों में भयंकर तबाही के संकेत या यूं कहें जो दृश्य आ रहे हैं वो दिखाते हैं। देखिए, अभी का अपडेट अगर कहेंगे तो अभी तक हम ये मान रहे थे कि वो सागियांग शहर तक सीमित है, लेकिन सागियांग शहर के अलावा जो मांडले है, नेपिटाओ है, टोंगू है, इन 3 जगहों पे भारी तबाही हुई है म्यांमार में। एक स्कूल में जिसमें कि रिफ्यूजी रह रहे थे, उस स्कूल में पूरी तरह तबाही मची है। उसके बाद नेपिटाओ में कई बिल्डिंग गिर गए हैं, कई जगह पे रोड के अंदर काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं। उसके अलावा मांडले यूनिवर्सिटी है, मांडले यूनिवर्सिटी में आग लग गई है और काफ़ी भारी डैमेज हुआ है। एक आइकॉनिक ब्रिज है, अवा ब्रिज है जो मांडले शहर को दूसरे इलाकों से जोड़ता है। वो ब्रिज पूरी तरह कोलैप्स कर गया है। एक मस्जिद वहाँ पे मांडले में एक मस्जिद पूरी तरह ढह गई है, जिसमें कि तकरीबन 20 लोग मरे हैं। पूरे मांडले शहर में माना यह जा रहा है कि करीब 12 लोग इस वजह से प्रभावित हुए हैं। उसके अलावा थाईलैंड में कहें तो थाईलैंड में 43 लोगों के एक बड़े भवन में फंसे होने की संभावना दिख रही है। उसके अलावा बैंकॉक में पूरी तरह इमरजेंसी लागू गई है। वहाँ की प्रधानमंत्री सिनावात्रा बैठकें कर रही है, स्थिति की जानकारी ले रही है, क्या क्या किया जा सकता है। उसके अलावा अगर कहें कि वियतनाम में इसके झटके महसूस हुए हैं। उसके बाद चाइना में इसके झटके महसूस हुए हैं। चाइना से अभी तक कोई डैमेज की खबर नहीं आई है, लेकिन हो सकता है थोड़ी देर में पता चले।
मेघालय में जो है गारो हिल्स में इसके झटके महसूस किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि एक व्यापक इसका प्रभाव पड़ा है म्यांमार और उसके पड़ोसी देशों पे। और कि सिर्फ पड़ोसी देशों नहीं, आप समझिए कि 700 किलोमीटर करीब बैंकॉक है मांडले शहर से, वहाँ तक इतनी बड़ी क्षति होना लग रहा है कि ये काफ़ी भयानक त्रासदी है, जो अभी हो सकता है शाम तक पूरा पता चले। 10 किलोमीटर गहरा ये पूरा जो भूकंप है 10 किलोमीटर गहराई में हुआ है, और वो कितने दूर तक डैमेज करेगा अभी और भी। 2 झटके आए हैं, एक भारतीय समय के अनुसार से 11:50 पे, और उसके बाद 17 मिनट के बाद फिर दूसरा झटका आया। कई बार संभावना ये होती है कि अगर इस तरह के 2 झटके आए तो हो सकता है कुछ देर बाद और भी झटके आ सकते हैं। तो ये अभी इसका पूरी तरह आकलन करना किसी भी के लिए संभव नहीं हो पाया है, लेकिन बड़े पैमाने पे जो म्यांमार में और खास करके थाईलैंड में, क्योंकि थाईलैंड से खबरें ज़्यादा आ रही हैं, म्यांमार से उस तरीके से खबरें नहीं आ रही हैं, क्योंकि वहाँ सैनिक सत्ता है, वहाँ सिविल वार की स्थिति है। तो कितनी गहराई से क्षति हुई है यह अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से जितनी चीज़ें आ रही हैं उसमें है कि बहुत भयानक क्षति है। रितु जी हाँ, अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत हर संभव सहायता के लिए आगे रहेगा। उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया दोनों ही देशों को। और हमने देखा है कि अतीत में भी किस तरह से भारत ने पड़ोसी देशों के साथ जब भी इस तरह की त्रासदी हुई है तो भारत ने अपना सहयोग हमेशा से रखा है उन देशों के साथ। हाँ, निश्चित तौर पे भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है। कहा है कि हम जहाँ भी क्षति होती है, चाहे वो जमीनी पड़ोसी हो या समुद्र क्षेत्रीय पड़ोसी हो, दूर के भी हो, तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में जितनी जल्दी होती है हम पहुंचते हैं, सामग्रियां लेकर पहुंचते हैं, सहायता के रूप में जो भी संभव होता है हम मेडिकल टीम भेजते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की जो हमारी टीम है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का पूरा जो इक्विपमेंट है हमारे पास, और उसका एक पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि दस्ता बना हुआ है, पूरी तरह ट्रेनिंग दिया हुआ है, तो वह डिजास्टर मैनेजमेंट का वो जो दस्ता है वो भी दस्ता बहुत तेजी से पहुंचता है। पिछले दिनों आपको याद होगा कि तुर्की तक में, जो काफ़ी दूर है यहाँ से, तुर्की तक में हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के जवानों को भेजा था, और उन्होंने वहाँ पे लोगों को निजात पाने में काफ़ी मदद की थी। नेपाल में भूकंप आया था, वहाँ पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग गए थे, वहाँ भी उन लोगों को काफ़ी मदद की थी। तो जो इस बात की संभावना है कि जैसे ही वहाँ के दूतावास से किस तरह की सूचना आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट के जो जवान हैं उनको वहाँ भेजा जाएगा, और जो भी ज़रूरत सेवाएं होंगी वहाँ दिया जाएगा। खास करके नॉर्थ ईस्ट के नज़दीक होने के कारण म्यांमार में तुरंत सहायता भेजी जा सकती है, क्योंकि ये जो जगह है जो साग्यांग नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से माना जा रहा है कि करीब करीब 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर हवाई जहाज से तुरंत वहाँ से सैनिकों को, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के सिपाही हैं, जो सुरक्षाकर्मी हैं, रक्षाकर्मी हैं, उनको भेजा जा सकता है। तो इस रूप में कह सकते हैं कि वहाँ के दूतावास से जो भी सूचनाएं मिलेगी, भारत का विदेश मंत्रालय जो है, विदेश मंत्रालय लगातार उनके टच में है, और पूरी तैयारियों का निर्देश दे दिया गया है। यहाँ से अग्रिम तौर पे सहायता सामग्रियां भी लगाई जा रही है, टीम बनाई जा रही है। तो संभावना इस बात की है कि मेडिकल टीम और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम यथाशीघ्र वहाँ भेजा जाएगा जरूरी इक्विपमेंट के साथ। रितु, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश पूरी जानकारी के लिए। और भारत में संसद में उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आज की कार्यवाही की शुरुआत राणा सांगा को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के साथ हुई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में मर्यादित आचरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राणा सांगा एक वीर योद्धा थे, उन्होंने युद्ध में अपना हाथ गंवा दिया था। Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them and in every communities we have, every community. We have Birsa Munda,
means anyone. I would therefore want this House to unanimously endorse that as members of this House, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि राणा सांगा को लेकर जो वक्तव्य दिया गया वो खेदजनक है। किसी को भी देश के हीरो का अपमान करने का हक नहीं है। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस विषय पर कहा कि जो विषय है उसके दो पहलू हैं। रामजीलाल सुमन ने अमर्यादित बोल बोले हैं, पहले तो बोला फिर उसको दोहराया, उन्होंने देश को बांटने वाली बात कही है। इक्वली निंदनीय है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है। अब समय आ गया है दुनिया को, देश को इस सदन से एक मैसेज जाए, इस सदन से एक आवाज गूंजे कि पूरा सदन एक आवाज में, एक स्वर में रामजीलाल सुमन जी के वाक्य को, उनके जो बात उन्होंने कही है उसको कंडेम करता है, उसको निंदनीय मानता है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ सांसद राधा मोहन ने कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो भी कहा वो सोच समझकर कहा और उन्हें उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूं, बातें उसी दिन ख़त्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, यह इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डिजिटल क्रॉप डेटा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि किसानों का डेटा निजी है, वो चाहे तो साझा कर सकते हैं और चाहे तो नहीं। उनके डेटा की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। किसानों का डेटा संकलन करने वाली कंपनियों को डेटा प्राप्त करने के लिए उन्हें सरकार के द्वारा बनाए गए प्रावधानों का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है और वो इस काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। किसानों का डेटा जो है ये निजी डेटा है। जब तक किसान डेटा साझा करने के लिए अपनी स्पष्ट सहमति नहीं देता तब तक इसे साझा नहीं किया जाएगा। एग्रीस्टेक सहमति का प्रावधान इसको और मजबूती प्रदान करता है। किसान को डेटा के साझाकरण पर सीधा नियंत्रण, मतलब वो चाहेगा तो सहमति देगा डाटा किसी के साथ शेयर करने की, वो चाहेगा तो सहमति नहीं देगा। किसान सहमति दे के अपनी सहमति
रद्द करने का काम भी कर सकता है और इसलिए डेटा की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के और उनका दुरुपयोग रोकने के लिए डाटा चाहने वाली एजेंसियों को पंजीकरण के दौरान सरकार के समस्त डेटा और सुरक्षा नियमों और अधिनियमों का माननीय उपसभापति जी पालन करना ही होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को फिर से पाकिस्तान की पोल खोली है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस मुद्दे को लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां मानवाधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित क्षरण राज्य की नीतियां हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि एक कट्टरपंथी राष्ट्र की मानसिकता को नहीं बदल सकते, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे अल्पसंख्यकों के मामले में बारीकी से नजर रखते हैं। We track it very, very closely. We take it up, and we take it up at the international level also. Again, to give two recent examples, sir, in the month of February, our representative at the UN Human Rights Council pointed out that Pakistan is a country, where I quote him, where human rights abuses, persecution of minorities, and systematic erosion of democratic values are state policies. They constitute state policies, which brazenly harbors UN-sanctioned terrorists, and Pakistan is in no position to lecture anyone. Instead, Pakistan should focus on providing actual governance and justice to its own people. Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. So we are taking it up at the international level. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के संसद में दिए गए बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि विदेश मंत्री का बयान पूरी तरह से तथ्यात्मक है। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी देश में बेहद परेशान करने वाली स्थिति है। जो मंत्री ने कहा ये तो फैक्चुअल है, मतलब उन्होंने काफ़ी फैक्ट्स डिटेल्स देके आंकड़े भी देके उन्होंने बताया कि ये सब हो रहा है, पिछले महीने में पाकिस्तान में ये सब हुआ। मेरे ख्याल में ये उसको प्रश्न मिला, जवाब उसने फैक्चुअल तरीके से दे दिया। इसमें कोई मेरे ख्याल में राजनीतिक विवाद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। अभी तो हम जो देखे हैं, उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्थापनों में जैसे यूनाइटेड नेशंस में ये विषय को उठाते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम आजकल पाकिस्तान के साथ संपर्क में नहीं है। मेरे ख्याल में ये शायद एक एडिशनल तरीके होंगे हमारी चिंता को उनके मन पर पहुंचाने के। जैसे कि बांग्लादेश में उन्होंने कहा कि हम लोग बांग्लादेशियों से डायरेक्टली बताए हैं कि हमारी चिंता क्या है, उससे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए, ज़्यादा असर पड़ता है। विदेश की धरती पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल ममता लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केलोंग कॉलेज में भाषण देने पहुंची थी। भाषण के दौरान स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के छात्र नेताओं ने ममता बनर्जी से आरजीकर मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामले पर सवाल किए, साथ ही उनके भाषण का विरोध किया। SFI UK के छात्रों ने गो बैक के नारे लगाए। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने नाराज होकर अपने राज्य के शासन मॉडल की बात की। उन्होंने कहा कि उनके शासन मॉडल में भेदभाव की अनुमति नहीं है और वह समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं। वहीं SFI UK ने एक बयान में विरोध प्रदर्शनों की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उन्होंने ममता के झूठ का विरोध किया और सामाजिक विकास के सबूत मांगे, जिसका ममता बनर्जी अग्रणी होने का दावा करती हैं। छात्र नेताओं ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी और TMC के भ्रष्ट अलोकतांत्रिक शासन के विरोध में अपनी आवाज उठाई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ब्रिटेन यात्रा और उनके बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता आरजीकर कॉलेज में जो हुआ उसका जवाब देना होगा। वहां के लोग भी ममता से इस मामले में जवाब चाहते हैं। ममता बनर्जी लंदन जा रहे हैं, भाषण देंगे तो वहाँ के लोग पूछेंगे आरजीकर में क्या हुआ। आज आरजीकर जैसा घटना तो पूरा बंगाल में हो रही है। महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, सबसे नाबालिग शादी लड़कियों की बंगाल में हो रही है। हजारों लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, अंडर एज। क्यों हो रहा है, ये क्या चल रहा है समाज में, ये सबको मालूम है। तो वो अगर प्रश्नों कोई करेगा, उत्तर देना है। आप बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, कौन छोड़ेगा आपको। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल CB आनंद बोस को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वह पश्चिम बंगाल सरकार को मालदा जिले के मोथाबारी में सनातनी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए CAPF तैनात करने का निर्देश दें।
दरअसल पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर ममता सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के मोथाबाड़ी इलाके में सांप्रदायिक तनाव ने हिंसक रूप ले लिया है। उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया, खासकर हिंदुओं की दुकानों और घरों पर हमले किए हैं। मालदा हिंसा को लेकर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा, हिंसक भीड़ ने हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। ममता बनर्जी की सरकार मूकदर्शक बनकर देखती रही। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति की कीमत है हिंदुओं के लिए अराजकता, भय और अन्याय। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस की ओर से राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया गया है कि सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आज कोर्ट में पुलिस की ओर से इसको लेकर रिपोर्ट दाखिल की गई। अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। कोर्ट में दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नीतिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। संभल में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। धरती से लेकर आसमान में पुलिस प्रशासन की पैनी नजर है। आज संभल की शाही जामा मस्जिद में रमजान महीने के अलविदा जुमे की नमाज अदा की जा रही है। संभल जिले को 11 जोन और 28 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके साथ ही मजिस्ट्रेट समेत वरिष्ठ अधिकारी सड़कों पर भ्रमण कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए पीएसी और आरएएफ की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से सड़कों पर, छतों पर नमाज न अदा करने की अपील की गई है। अलविदा जुमा के लिए पहले चूँकि हर जुमे पर ही मजिस्ट्रेट की तैनाती होती रही है यहाँ पर, तो चूँकि ये आखिरी जुमा है रमज़ान माह का और संवेदनशीलता को देखते हुए 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय लेखपाल, राजस्व निरीक्षक सभी को क्षेत्र में डिप्लॉय किया गया है कि वो क्षेत्र में संक्रमणशील रहेंगे और किसी भी तरह की स्थिति पर अपनी नज़र रखेंगे। इसके अलावा पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी और आरआरएफ की भी तैनाती की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर काली पट्टी बांधकर अलविदा की नमाज अदा करने को जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने गलत बताया है। उनका कहना है कि विरोध वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर है। ऐसे में रमजान के पवित्र महीने में अल्लाह की इबादत काली पट्टी बांधकर करना सही नहीं। इस मुद्दे पर जगदम्बिका पाल से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हमारे साथ हैं। वक्फ बोर्ड पर जो जेपीसी बनी थी, सर अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि अलविदा नमाज काली पट्टी पहनकर करें। देखिए, अलविदा की नमाज एक पूरे रमज़ान के महीने में सबसे पवित्र दिन उनके लिए होता है। आखिरी जुमे की नमाज है और आज अल्लाह के नाम पे, गॉड के नाम पे उनको प्रेयर करते हैं ऑस्पिशियस। और आज फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहे कि पट्टी बांध के जाइए, तो पट्टी होता है कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट। तो आज जा रहे हैं गॉड के नाम पे आप प्रेयर करने, और पट्टी क्या गॉड के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। और अगर उसके खिलाफ नहीं जा रहे हैं तो आप राजनीति कर रहे हैं। अभी अमेंडेड बिल आया नहीं सदन में, और उसके बाद आप अभी जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, और फिर कम से कम इस पवित्र रमज़ान के महीने में अलविदा के दिन भी राजनीति कर रहे हैं और मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को आंदोलन पैदा कर रहे हैं, लोगों को ट्रेड यूनियन की तरीके से काली पट्टी बांधने की राय दे रहे हैं। इसका मंशा क्या है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की? ये तो बहुत ही एक अजीब बात उन्होंने कही। ये इसका मतलब है कि अभी एक्ट पास भी नहीं हुआ, एक्ट सदन में फिर से आया नहीं, और इसके बाद जो मंशा से साफ है कि कहीं न कहीं पूरे देश में एक अव्यवस्था कायम करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है ये कतई उचित नहीं है, बेहद अनुचित है और वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। कैमरामैन राणा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग में आज शाम चेन्नई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होंगी। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में जीत हासिल की है। आरसीबी ने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस को मात दी। वैसे चेन्नई की टीम अपने घर पर काफ़ी मजबूत रही है। चेपॉक में के मैदान पर आरसीबी की टीम
सीएसके की टीम को 2008 के बाद से अब तक नहीं हरा पाई है। वहीं पिछले सीजन में दोनों टीमों के बीच 2 बार भिड़ंत हुई थी, जहां दोनों ने एक बार जीत हासिल की थी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।